गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को इंतज़ार था एमसीक्यू का। एक्चुअली सेकेंड ईयर के बच्चों का क्या पेपर चल रहा है आप लोगों को पता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी थी, आपका 19 से है तो आपके पास समय है ना। लेकिन परेशान मत होइए, अब रोज़ आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में एक बार आप यूट्यूब चेक कर लेना, सब्सक्राइब या अगर आपने कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक, अब रोज आपको एक वीडियो मिलता रहेगा 25-25 के सेट, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आपको आने हैं एग्जाम में और 1 घंटे का टाइम मिलेगा, है ना। तो 25 क्वेश्चन की ही आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं इसको 20 से 22 मिनट में करा दूंगा, तो 20 से 22 मिनट में करने की आपकी आदत हो जाएगी। ठीक, रिस्पॉन्स देखा आपने, कमेंट पढ़े होंगे ऑब्वियसली जो लोग जुड़े हुए हैं कि 80% से ज़्यादा। सोचो बच्चों, भी 1 महीने 1.5 महीने पहले पता चला कि एमसीक्यू पैटर्न से होना है। एमसीक्यू पैटर्न सिर्फ 1 1.5 महीने मैंने इतने क्वेश्चन बना दिए सब सब्जेक्ट के कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं मेरे से, बराबर। और आपके पास तो भी समय है? दूसरा क्वेश्चन भी उनके 50 आने थे, आपके ठीक आधे हैं। तो इतना समय है, इतना मैं करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। 100% क्वेश्चन, बस जैसा बोलता हूँ वैसा पढ़ते जाओ बस, बराबर। मैं नहीं कहता कोई किताब छूने की ज़रूरत है। अब अगर आप चैनल से जुड़े हो, एक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड है, एक या दो शायद केमिस्ट्री के अपलोड है, एक एचएपी का अपलोड है। ठीक, हर सब्जेक्ट के 5-5 6-6 सेट में अपलोड कर दूंगा 25-25 के एग्जाम से पहले, और सब प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब बायोकेमिस्ट्री के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और अपने साथ वालों, खास चीज क्या, देखो सेकेंड ईयर वालों ने अपने साथ वालों को शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, तो क्या थोड़ा सा इनकरेजमेंट मिलता है, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने का और मन करता है ना। तो चीज़ों को फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक, तो क्वेश्चन है पहला हमारा, देखते हैं। मेजर मेजर कॉम्प्लेक्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ सेल। जो सेल होती है बच्चों, उसके जो मेजर कॉम्प्लेक्स हैं, हाँ, मेजर कॉम्प्लेक्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं भाई? प्रोटीन, लिपिड, डीएनए एंड आरएनए, पॉलीसैकेराइड्स या ऑल। तो बच्चों जो मेजर कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो मेजर बायोमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होते हैं अगर बोला जाए, तो क्या होते हैं? डीएनए आरएनए भी हमारा क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का बायोमॉलिक्यूल है। प्रोटीन और लिपिड भी देखो छोटी छोटी चीज यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। सेम वैसे ही पॉलीसैकेराइड भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर मेजर कॉम्प्लेक्स टाइप का बायोमॉलिक्यूल बना हुआ होता है ना। तो यानी कि ये सारे के सारे सही हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, यही चीज मैं सेकेंड ईयर वालों को समझा रहा था, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ एज इट इज। देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे सेकेंड ईयर वाले आज की डेट में खुश हैं, इवन एग्जाम के बाद वो ज्यादा खुश हो जाएंगे कि सब कुछ सही से निपट गया। ठीक, और दूसरा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो उन्होंने गलतियां की, जैसे कुछ लोग एग्जाम देने से रह गए, नहीं कर पाए, है ना। तो ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दूसरा एक खास चीज और, बच्चे मॉक टेस्ट के लिए बहुत परेशान हैं। मॉक टेस्ट का लिंक आपके यूराइस पे स्टूडेंट लॉगिन करोगे तो एग्जाम सेक्शन में आपका मॉक टेस्ट का लिंक आ जाएगा, आपके मोबाइल के इनबॉक्स में आ जाएगा, आपके जीमेल के इनबॉक्स में आ जाएगा। 3 जगह मॉक टेस्ट का लिंक आएगा। अब करना कब है, आप परेशान हो, जब लिंक आ जाए। 3 सितंबर लास्ट डेट है, बढ़ भी सकती है ना। तो अब चैनल से जुड़े हो, मैं अपडेट देता रहूंगा टाइम टाइम से। तो जब लिंक आ जाए, उसमें लिंक रहेगा और पासवर्ड रहेगा। जो लिंक क्लिक करोगे सीधा upbteexam.in की साइट पे आपको लेके जाएगा। वहां पे आप आईडी में अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड में जो पासवर्ड आया रहेगा लिंक के साथ डाल दोगे। ठीक, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद दोबारा जब लॉगिन करोगे तो सीधा आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब लिंक आए तब आपको कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर। तो हम लोग छोटी 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अगर बात की जाए तो सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, है ना। क्योंकि ये क्या है कि एक सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक, तो न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, सी है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑल। तो बच्चों ये जितने हैं सारे के सारे, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक, क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है ना। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला इज। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 या C7H13O6 या C6H15O9
या C10H12O5। अगर सिंपली कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूले की बात की जाए तो हमारा क्या होता है, C2NON। क्या होता है, C2NON, यानी कि C6H12O6, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। ओके, ये है हमारा कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। नेक्स्ट है मोनोसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर। देखो आज मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाए हैं क्योंकि शुरुआत की है मैंने, ठीक है, तो धीरे धीरे करके इनको शुरुआत सिंपल से टफ की तरफ हम लोग लेके जाएंगे। मोनोसैक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज। ये सारे के सारे क्या है, हमारे मोनोसैक्राइड्स हैं, ठीक है, डी। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा अब तक, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। 19 दिन में इस लायक कर दूंगा कि आप बहुत अच्छे से अपना पेपर खुद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगर। अगर मीडिया होता है, अगर इज एग्जाम्पल ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट। किस तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, हेट्रोपॉलीसैक्राइड है या होमोपॉलीसैक्राइड है या दोनों है। तो सिंपल सी बात है, कोई दोनों तो नहीं हो सकता है ना, तो ये किस तरह का है, हेट्रोपॉलीसैक्राइड का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट आर। अब कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में, जैसे आप लोगों ने लैब में किया होगा कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट, है ना, किस तरह के, कौन सा टेस्ट होता है, आपने मॉलिस टेस्ट भी किया होगा, फेलिंग टेस्ट भी किया होगा, बेनेडिक्ट टेस्ट भी किया होगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट टेस्टिंग का आपके सिलेबस में है, तो लैब में आपने ये सारे टेस्ट किए होंगे। तो ये सारे टेस्ट किसको डेडिकेटेड है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग करते हैं मॉलिस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल रोल क्या है। देखो कुछ भी आप पढ़ते हो तो ध्यान रखो क्या है ये, बायोकेमिस्ट्री, ठीक। हमारी बॉडी पे जो चीजें हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हीं की केमिस्ट्री हमको पता लगानी है, ठीक। तो इस तरह से जब आप सोचोगे, इस तरह से सोच रखोगे, तो आपको याद करना काफी आसान हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी, यानी हमको क्या बायोलॉजिकल रोल क्या हो सकता है, हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, कम या ज़्यादा ना होने पाए, बराबर रहे, कम या ज़्यादा हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स, जब फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करेगा तभी तो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो यानी कि ये सारे के सारे रोल हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर। का जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो कौन सी डिजीज होती है, डायबिटीज मेलाइटस, सिंपल सी बात है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। फिर हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया या ऑल। तो बच्चों ये सारी की सारी डिजीज कौन सी हैं, डिजीज रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स जब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है, तो शुगर लेवल कम हो सकता है, कम होगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया, ज्यादा होगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस तो ऑब्वियसली है ही है, मेटाबॉलिज्म डिजीज, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल आर, क्या होता है भाई शुगर मॉलिक्यूल, अगर हम भाई देखो क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है, हम यहाँ पे बायोलॉजी की भी बात करते हैं, केमिस्ट्री की भी बात करते हैं। देखो जब HAP आप पढ़ लो तो खाली HAP की बात करो, बायोलॉजी की बात करोगे, अप्रॉक्स बायोलॉजी की बात करोगे। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो कंप्लीटली आप केमिस्ट्री की बात करोगे, लेकिन दोनों के बीच का लिंक, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लिंक करता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम दोनों की थोड़ी बायोलॉजी पढ़ते हैं और थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो दोनों का यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है। तो अब शुगर मॉलिक्यूल ये प्योरली क्या है, हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। शुगर मॉलिक्यूल जैसे आप बना लो, अब जैसे बनाते हो, जब केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब ये क्या होता है, हमारा आंसर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होता है, या ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ करेंगे तो हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम MCQ की बात करें, है ना, ठीक। तो कम समय लेते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा MCQ मिल जाए। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स आर। अब अभी हमने मोनोसैकेराइड देखा था, अब हम डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं। डाइसैकेराइड कौन सा, इसमें लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज या कौन सा ऑप्शन सही, तो हमारा ये सारे के सारे क्या है, डाइसैकेराइड के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सिंपल प्रोटीन क्या होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटिन्स या सारे के सारे। तो बच्चों इसमें जो ग्लूटेलिन्स होती है, ग्लूटेलिन्स आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन,
मीन्स ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, ग्लूटेलिन्स। ओके, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब रोल ऑफ अमीनो एसिड इन न्यूट्रिशन। अब जो अमीनो एसिड होता है उसका भाई न्यूट्रिशन में, हमारी बॉडी के ग्रोथ में किस तरह का रोल होता है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का रोल देखा था, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए एंड बी या नन। तो ऑब्वियसली बच्चों जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है किससे होती है, अमीनो एसिड से मिलकर होती है ना। उसकी यूनिट क्या होती है, हमारी अमीनो एसिड ही होती है ना। और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन हमारी बॉडी में जाती है तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ होगी तो बॉडी डेवलप होगी। इसीलिए कहते हैं कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए, मीन्स मसल्स का बनना, मीन्स बॉडी का ग्रोथ होना, इन सब चीज़ों के लिए क्या हमको क्या चाहिए होती है, प्रोटीन। और जो इंसान जितना उसका वेट है, जैसे कोई 70 किलो का है तो उसको अप्रॉक्स 70 से 75 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेनी होती है। ठीक, तो इस हिसाब से प्रोटीन का कैलकुलेशन होता है। अब ये कह दो कि हम तो 1 किलो मूंगफली चबा गए या इतनी दाल खा गए तो हमको इतनी तो नहीं मिलेगी बेटा, क्योंकि सब कुछ जो आप खाते हो एज इट इज थोड़ी ना डाइजेस्ट हो जाता है। बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उतना। मेन इफेक्ट क्या है, जैसे लोग देखते होगे आप, लोग खाते खूब हैं, मोटे होते चले जाते हैं, एनर्जी लेवल उनका डाउन रहता है। देखो सिर्फ क्या होता है कि आपने खाया तो बहुत सारा, लेकिन उसमें खाया क्या, पिज्ज़ा और बर्गर है। ऐसा खाओ जो बॉडी सही से डाइजेस्ट कर सके और जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा सके। जंक फूड में इतनी ना तो कैलोरी होती है, और जो होती है देखो कैलोरी भी गुड कैलोरी और बैड कैलोरी होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग भी बाद में धीरे धीरे इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे। यानी सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन आर। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है, मीन्स प्रोटीन डिराइव होती है किसी चीज से। ठीक है, मेटा प्रोटीन, कोगुलेटेड प्रोटीन, पेप्टोन्स। हमारा ऑप्शन क्या है, डी। कोगुलेटेड प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, पेप्टोन्स, ये सब क्या है, किसी चीज से, किसी प्रोटीन से का दूसरा रूप है। मीन्स जो ओरिजिनल प्रोटीन थे उससे उसके ये डेरिवेटिव हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट। 9 तरह के होते हैं। ठीक, यहाँ पे कौन सा है, एलेनिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, सेरिन। तो जो हमारा ल्यूसिन है बच्चों, ये होता है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड। अगला जब वीडियो बनाएंगे उसमें 9 के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड सारे के सारे मैं डाल दूंगा। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल क्या है। ठीक, देखो हमने अमीनो एसिड का भी देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, यहाँ पे किसका, प्रोटीन। इसेंस ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है। सीमेंट सब्सटेंस ऑफ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सीमेंट सब्सटेंस होता है दैट इज प्रोटीन। ब्लड क्लॉटिंग, थ्रोम्बिन, ब्लड क्लॉटिंग में जो थ्रोम्बिन हमारा प्रोटीन है वो हेल्प करता है क्लॉट करने के लिए, जो मेस बना लेता है, जिस मेस के बाहर हमारा ब्लड नहीं जा पाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बिन। ओके, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन देखो अब ये भी आपने लैब में किया होगा, जैसे बेनेडिक्ट है, मोलिस है, ये सब कार्बोहाइड्रेट का आइडेंटिफिकेशन में। अब प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन के क्वालिटेटिव टेस्ट आपने किया होगा, बाईयूरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट और निनहाइड्रेन टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको लैब में परफॉर्म कराए गए होंगे। नहीं कराए गए तो आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है। नहीं कराए गए इट मीन्स इट्स अ योर फॉल्ट, आपने ट्राई नहीं किया करने के लिए, या कॉलेज को आपने बोला नहीं कि ये कराए जाएं। ठीक, तो आप अपना जब प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड रहता है, या प्रैक्टिकल का जो आपका जो भी आपका लिटरेचर है जहाँ से आपको सिलेबस है प्रैक्टिकल का, उसमें आप देखना कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव टेस्ट है ऑफ प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन, है ना, ब्लड क्लॉटिंग, ये सारे टेस्ट आपके लैब में हैं सिलेबस में। तो मोस्ट ऑफ जगहों पे उम्मीद है कि कराया गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन अगर कम है बॉडी में तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी है हमारी बॉडी में, तो कौन सी बीमारी हो सकती है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, या क्वाशरकोर, या ऑल। तो हमारा ऑप्शन है डी। अगर प्रोटीन बॉडी में कम है तो ये सारी फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया और क्वाशरकोर, ये धीरे सारी की सारी बीमारी हमें हो सकती हैं
धीरे धीरे जब हम चैप्टर में आगे वीडियो बनाते जाएंगे तो एक एक करके डिजीज जो ये हैं इनको हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। लिपिड्स आर, लिपिड क्या होता है भाई? ऑयल होता है, फैट होता है, वैक्स होता है या ऑयल होता है? तो बच्चों ये सब कुछ क्या है? लिपिड्स आर ऑयल, लिपिड्स आर फैट, लिपिड्स आर वैक्स, ओके, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अब इसमें सिंपल लिपिड क्या है भाई? फैट एंड वैक्स, ग्लाइकोलिपिड, एमिनोलिपिड या ऑल? तो इसमें फैट और वैक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल लिपिड, बाकी जो होंगे या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या डिराइव्ड होंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई ऑफ प्योरिटी ऑफ फैट, फैट की प्योरिटी के लिए हम कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं? सैपोनिफिकेशन नंबर निकालते हैं, आयोडीन नंबर या ANB। तो इसमें जो बच्चों ये सैपोनिफिकेशन और आयोडीन है ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कितना फैट का हमारा कितना प्योर है उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए काम में लाया जाता है इन दोनों को, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं ये भी आप लोगों के लैब सिलेबस का पार्ट है, अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर अगर समय मिलता है तो इनके वीडियो भी हम लोग बनाएंगे, ठीक। डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म अगर सही से नहीं होती है बॉडी में तो कौन सी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक। तो क्या हो सकता है? हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया या एल्केप्टोन्यूरिया, क्वाशरकोर, फिनाइल क्यूटोनिरिया। तो जाहिर सी बात है कोलेस्टेरॉल, अगर भाई देखो इसमें सिर्फ हाइपर लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड डिजीज है, ठीक, बाकी डिजीज क्या प्रोटीन रिलेटेड है। तो हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया जो है ये जब अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया भी हो सकता है अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज कौन सी है? तो ए ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर, एंजाइम क्या होते हैं भाई? लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं या A एंड B दोनों होते हैं? नन। तो लिपिड एंजाइम जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटीन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसफरेज एंजाइम इज, ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है हमारा? एसिटाइल को ए कोलिन ओ एसिटाइल ट्रांसफरेज या ग्लिसरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज या एल माल्टेज हाइड्रोलेज या ऑल? तो बच्चों जो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है वो है हमारा एसिटाइल को ए कोलिन ओ एसिटाइल ट्रांसफरेज, यानी ए ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम एंजाइम, ऑप्टिमम टेम्परेचर किसके लिए होता है? मैक्सिमम ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर उनकी स्टोरेज कंडीशन होती है वो कौन सी होती है? 45 से 50, 35 से 40 या 65 से 68 या 10 से 30? तो बच्चों जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम, देखो इसमें कंट्रोवर्सी मत करना क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो कूल टेम्परेचर पे भी होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है, कुछ होते हैं जो 40 के ऊपर भी जाते हैं, लेकिन एक सिनेरियो है कि एवरेज लिया गया है कि ज़्यादातर एंजाइम की जो स्टोरेज कंडीशन होती है वो होती है हमारी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है ऑप्टिमल पीएच रेंज ऑफ एंजाइम, पीएच रेंज, एंजाइम की जो ऑप्टिमल पीएच रेंज है वो क्या होती है? 1 से 3 होती है, 3 से 5 होती है, 6 से 8 होती है या 8 से 9 होती है? तो बच्चों ये हमारा 6 से 8 जो पीएच होता है ये ऑप्टिमल पीएच रेंज होता है एंजाइम का, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। इसी के साथ 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। कल फिर हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के साथ। ओके बच्चों, बाय।